पहाड़ का जल काल त्रासदी में डूबा नेपाल। नेपाल त्रासदी को लेकर खबर यह है कि अब तक 489 लोगों की मौत नेपाल में आए जल प्रलय में हुई है, जिसमें रसुआ में 12 लोग बताए जा रहे हैं, तो चितवन में 179 शव बरामद किए गए, गोरखा में 44, तो नवलपरासी में 110 शव बरामद हुए। 393 शव ऐसे हैं जिन्हें अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, जिन शवों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। 393 ये संख्या बताई जा रही है। और इसी बीच में त्रिशूली नदी के पास बड़े खतरे की चेतावनी आई है। अब तक 489 लोगों की मौत नेपाल त्रासदी में हो चुकी है। कई ऐसे लापता लोग हैं जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। नेपाल में जो तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से जल प्रलय आया, जो अपने साथ साथ क्या मकान, क्या गाड़ी, क्या इंसान, सब कुछ बहा कर ले गया। एक तरफ जहां पर जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। 85 भारतीय लोग भी इसमें बताए जा रहे हैं, 2 अमेरिकी, 2 इतालवी नागरिक, 3 पर्यटकों की पहचान अभी बाकी बताई जा रही है। इसके साथ ही नेपाल टूरिज्म बोर्ड की तरफ से इसे लेकर जानकारी दी गई है और 393 शव ऐसे हैं जिनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। राहत बचाव कार्य नेपाल में इस वक्त चल रहा है। भारत की तरफ से मदद भी भेजी गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 489 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ जहां पर सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन बीतते दिन के साथ आशंका इस बात की बढ़ती जा रही है कि क्या जिंदगी बचने की उम्मीद बाकी है। इसी बीच में सेना ने मोर्चा संभालते हुए जगह जगह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। शवों की तलाश की जा रही है, मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन जल प्रलय का कहर ऐसा जो अपने साथ तिनके की तरह सब कुछ बहाता हुआ लेकर गया है। दूसरी तरफ ऑपरेशन जिंदगी जारी है। ये बुजुर्ग महिला आपको नजर आएंगी, ये काफी बुजुर्ग हैं जो कि इस दौरान बचाई गई, जिनका रेस्क्यू किया गया। बीएसआईपी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर महेश ठक्कर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और महेश ठक्कर साहब, 489 का आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है, लेकिन जब जब ऐसे जल प्रलय की तस्वीरें हमने देखी हैं, इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर इस समय क्या देखा और समझा जाना चाहिए? आवाज आ रही है? जी आ रही है महेश ठक्कर साहब। हाँ, हाँ, एक्चुअली एक्चुअली हिमालयन जो सिस्टम है वो बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है। हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो जो ग्लेशियर रीजन है जिसको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं, क्रायोस्फीयर में क्या बदलाव आ रहा है, वो पूरे हिमालयन क्षेत्र में जितनी 2000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी जो हमारी हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, जिसमें ये क्रायोस्फीयर का जो रीजन है 8000 से 9000 फीट के ऊपर है। वहां जो छोटा सा बदलाव होता है, जो टेम्परेचर बदलाव वातावरण में होता है, तो क्रायोस्फीयर इमीडिएट रिएक्ट करता है। तो हमारे पास ये आंकड़े की सख्त जरूरत है आज कि इस क्रायोस्फीयर में कितना काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। तो क्रायोस्फीयर में जो छोटा सा बदलाव होता है, तो ये जो घटना अभी जो घट रही है और घटी है 26 अगस्त को, ये घटना एक छोटा सा टेम्परेचर चेंज होने के बाद वहां जो ग्लेशियर का पूरा जो मास है वो टूट कर के पहले एक पतली जो नैरो वैली है, जिसमें आके वो डैम बन गया और डैम की कुछ ही मिनटों वो डैम वहां टिक के रहा और इसके बाद जो ऊपर जो बड़ी झील बन गई वो कुछ ही मिनट में बर्स्ट हो गई। और ये एक साथ ग्लेशियर आइस के साथ रॉक का जो एवेलेंच हुआ, इससे जो त्रासदी हुई, जिससे जो फ्लड आया, जिसको हम बोलते हैं कि आइस एंड रॉक इंड्यूस्ड एवेलेंच। तो ये ऐसी त्रासदी हायर हिमालयज में आजकल बहुत बढ़ रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि टेम्परेचर पूरे विश्व में टेम्परेचर राइज हो रहा है। हम्म। दूसरा, हिमालयन सिस्टम इसलिए सेंसिटिव है कि क्लाइमेट चेंज होने से वो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है
और नहीं टेक्टोनिकली खक्कर ये साहब, अगर पूरी मैं आपसे माउंटेन। बहुत ब्लंटली और बहुत क्लियरली मैं ये समझने की कोशिश करूं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसी स्टडीज अवेलेबल नहीं है जो इस तरीके के सेंसिटिव जोन्स की तरफ हमें डायरेक्ट करती हों या फिर हमने इन्हें आइडेंटिफाई ना कर रखा हो। क्या आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे स्पेस में बैठे हुए हैं जहां पर खतरा हमेशा से बना है और एक नेग्लिजेंस बहुत बड़ा फैक्टर है सर? अगर हम समय पर और हम तो एडवांस तरीके से चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं तो क्या हम चूके हैं कहीं? नहीं, ज़रूर हमारे पास रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स भी है और ऑन ग्राउंड पूरी क्रायोस्फीयर को पूरी तरह से डेटा कलेक्ट करने की हमारे पास टेक्निक है। लेकिन वो नंबर्स ऑफ स्पेस वी शुड इंक्रीज द नंबर्स ऑफ दैट हम्म। point of the data systems where that is very much important because right now in India we have only a few institutes those who are working on the ग्लोव सिस्टम। सो हमको ये आंकड़ा बढ़ाना पड़ेगा और डेटाबेस बढ़ाना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास बहुत कम है। तो जितना क्षेत्र हमारा हिमालय क्षेत्र है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और समग्र नेपाल और सिक्किम, इन सब जगह हमारे पास बहुत सारी मशीन से, ग्राउंड से जो डेटा कलेक्ट करने की टेक्निक है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बदलाते जलवायु में ये सेंसिटिव इकोसिस्टम है हिमालय की, वो हम्म। बहुत जल्दी रिएक्ट करती है हम्म। और ये त्रासदी आज यहाँ पर आई है और कई जगह आ सकती है। लेकिन क्योंकि आप लोग खास तौर पर जो प्राचीन जलवायु है, जो पिछले समय से चले आ रहे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, उनको भी लगातार आप लोग स्टडी करते हैं सर। और अब खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो बहुत सेंसिटिव जोन्स हैं या जो ऐसी झीलें हैं जो बन रही हैं, उन पर भारत में भी अब नजर रखी जाएगी, क्योंकि जो हमने नेपाल में देखा उसका खतरा बॉर्डर स्टेट से लेकर पूरा का पूरा जो हिमालयन रेंज है, चाहे हम लेह लद्दाख चले जाएं या इधर सिक्किम की तरफ चले जाएं, बाकी ऐसे भारत में भी बहुत सारी जगह है जहां पर इस तरीके की संभावना पनप सकती है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है अब हम इसमें और ज्यादा अलर्ट रहें, ज्यादा इनकी मॉनिटरिंग करें और किसी भी तरीके की आपदा से पहले एक तैयारी हमारी बेहतर होनी चाहिए या मजबूत होनी चाहिए? जरूर जरूर, लगभग 16 जितनी झील आइडेंटिफाई कर चुके हैं उत्तराखंड, सिर्फ उत्तराखंड में। और दूसरे जो सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में इससे भी ज्यादा झील है कि जो आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और हमारी इंस्टीट्यूट उसमें से सिर्फ 16 में से 2 झील का काम अभी हम हम्म। कर रहे हैं। लेकिन इस छोटे से प्रयास से हम पूरे रीजन का क्यास नहीं निकाल सकते, हम्म। लेकिन ये पूरा जितने हमारे भारत के हिस्से में जितना हिमालय क्षेत्र है, हम्म। सबका एक आकलन करना बहुत जरूरी है जल्दी से, और एक वल्नरेबिलिटी मैप बनाना जरूरी है, क्योंकि हम एक झील फटने से नीचे वाला कितना इलाका हम्म। जो त्रासदी में आ सकता है, तो वो वल्नरेबिलिटी मैप हमारे पास होना जरूरी है। हम्म। और बहुत ही जल्द ये काम करना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर, पूरे विश्व का टेम्परेचर राइज हो रहा है हम्म। और हिमालय की सेंसिटिव सिस्टम उसको बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही है। लेकिन इसमें क्या महेश ठक्कर साहब आप किसी तरीके की लैक ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं? ये सवाल इसीलिए पूछा जाना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर या क्लाइमेट चेंज को लेकर, और ऐसे बड़े बड़े मंच हैं जहां पर ऐसे ऐसे देश हैं जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, फिर चाहे वो यूएस हो या बाकी देश हो जो अपने आप को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग पे रखते हैं, लेकिन एक कोऑपरेशन हमने उस तरीके का नहीं देखा जैसा होना चाहिए। आपको लगता है इट्स हाई टाइम इट नीड्स टू बी चेंज्ड? Definitely, we should have the cooperation with other countries which are related to Himalayan systems, Hmm. like China and Tibet. Tibet is a part of the China. Yes. So we should have that data to be shared with Indian IMD system, and Nepal का एक ऐसा DHM है, डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मीटरोलॉजी। इन सब के साथ मिलके डेटाबेस एक क्लियरिटी होना चाहिए, और डेटा शेयरिंग, चाहे देश में दुश्मनावट हो, लेकिन यहाँ जब जब हिमालय हम सबके साथ शेयर करते हैं, बाउंड्री वहां नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल, डेटा शेयर नहीं होता। ये बहुत ही लेकिन महत्वपूर्ण बात ठक्कर है। साहब अब चीन ने झील फटने की पुष्टि की है
और चीन के सैटेलाइट्स, चीन की मॉनिटरिंग, मतलब अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बाकी सब में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं तो क्या चीन के सैटेलाइट्स इन्हें रीड कर नहीं रहे थे या उतना इम्पोर्टेंट नहीं था? हो सकता है कि इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। हम्म। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की टेक्नोलॉजी अच्छी है। इनको डीईएम बनाने की, वहाँ के पूरे सिस्टम का डेटा मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लेशियर, they have good technology, but the sharing is a big issue. I हम्म। think the data is not shared with the other countries बट like क्यों, India आपको and इसका Nepal. रीजन क्या महेश ठक्कर साहब समझ में आता है? व्हाई द डेटा इज नॉट शेयर्ड? हमेशा अगर कंट्री जो चाइना की बात होती है, तो पॉलिटिकल जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो साइंटिफिक इश्यू भी खड़ा हो जाता है। अगर हम्म। साइंटिस्ट को हमें वहां जाना है तो कभी कभी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकली वी आर इन एनिमी कंट्रीज, देन वी हैव अ बिग ट्रबल टू हम्म। गेट एंड शेयर द डेटा। तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे हम दुश्मन कंट्री भी हो, पाकिस्तान के साथ भी डेटा शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी मानव जात के लिए और पूरे एनवायरमेंटल सिस्टम, इकोसिस्टम के लिए खतरा होता है। वहाँ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ठक्कर साहब, अगर आपके माध्यम से मैं इस वक्त हिमालयन रेंज, वहाँ के ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के पिघलने की जो स्पीड है या जो रेट है, अगर मैं उसको समझना चाहूँ तो आउट ऑफ 10 हम कितनी वल्नरेबल पोजीशन में हैं इन बदलावों के साथ? 10 is the highest and 1 is the lowest. राइट सर। We are we are almost sitting at 8 position. We are at very vulnerable positions, because if you consider the rate of change in the temperature, global temperature, and the seismic activity in the Himalayan system, then we are at very high risk, because a small trigger of the earthquake can induce a big landslides also in the higher Himalayan system. बट इसका क्या ऑल्टरनेटिव, ठक्कर साहब, आपको लगता है कि ये संभव है प्रैक्टिकली कि बसाहट ना हो, पहाड़ी इलाकों में लोग रहे ना, या जो निचले इलाके हैं जो ज़्यादा इसकी जद में संभवतः आ सकते हैं, वहाँ पर किसी तरीके की बसाहट या लोगों को हम वहाँ ना रहने दें या वहाँ से हटा दें उनको? आपको लगता है कि एक तरीका हो सकता है? ये सबसे पहली बात है कि वल्नरेबिलिटी मैप हमारे पास होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ ये होना, इवन लोअर रिचेस और हायर रिचेस कहाँ पर ये त्रासदी का कहर फैल सकता है। वल्नरेबिलिटी मैप हमारे पास पहले होना चाहिए। दूसरी बात है कि नंबर ऑफ स्टेशंस ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा, दैट आल्सो वी हैव टू इंक्रीज। तीसरी बात है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड सिस्टम, जो कि हम बहुत जबरदस्त वहाँ डैम कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम बड़े बड़े टनल्स बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, जो कि पूरा प्राकृतिक जो नियम है उससे विरुद्ध हो रहा है। तो ये कहर तो होना ही है, क्योंकि हमने जिस रिवर को रोक दिया है, बांध बना दिया है और इनको बहने नहीं दिया है, तो जब वो फटेगा तो बहुत मुश्किल आ सकती है। तो हमें ये समझ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ टनल हम बना रहे हैं, वो टनल भी ऐसा फ्रेजाइल रॉक के अंदर बना रहे हैं कि हमने जब बड़ा किलोमीटर तक टनल बना दिया और ये पूरा रॉक फिसल है और उसमें थोड़ा-सा भी पानी बहना शुरू हो गया, तो पूरी टनल और सब सिस्टम बह सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से और क्राइटेरिया को फॉलो करके करना पड़ेगा, और अदरवाइज वी कैन लीव सम ऑफ द एरियाज वेयर व्हिच आर वेरी सेंसिटिव टेक्टोनिकली एंड क्लाइमेटिकली। एट द सेम टाइम महेश सर, कि जैसे कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात भी हम लोग इसे लेकर लगातार चर्चा करें तो एक बात और सामने आई कि हमें क्यों एक्सप्लोर करना है हिमालयन रेंज को, या क्यों वहाँ पर कोई मानव पहुँच होनी चाहिए, क्यों हाईएस्ट पीक पर पहुँचने का एक होड़ सा हमें देखने को मिल रहा है, एक रेस सी देखने को मिल रही है, हम क्यों उस चीज़ को, उस जगह को अनटच्ड नहीं रहने देते हैं? आपको लगता है कि अगर हमें बड़े खतरे से खुद को बचाना है तो कुछ एक एरिया हमें सिक्लूडेड रखना पड़ेगा, अनटच्ड रखना पड़ेगा? डू यू एग्री विद दिस?
Definitely, but see, we all humans, those who are living over there, they have some feelings of that particular place. हम्म। Those who are living in the higher Himalayas, they have एक उनके साथ एक लगाव है पूरी अपनी जहाँ जगह है, गांव है, कस्बा है, तो वो लगाव हम छोड़ नहीं सकते। ये मैंने कई जगह देखा है। भुज भूकंप के बाद भी हमने देखा था कि जहाँ भूकंप आने की संभावना है, वहां बहुत लोग रहते हैं और उनको बोला कि आप छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ पाते। हम्म। वैसा यहाँ पर भी है, वो अपने आप को वहां से दूर नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि वहां से दूर जाना पड़ेगा, प्लेन रीजन में आना पड़ेगा जहाँ टेक्टोनिक्स और क्लाइमेटिक आपदा की संभावना बहुत कम है। उनको छोड़ना बहुत जरूरी हो, क्योंकि जो हमारे भारत और नेपाल में जो हिमालयन रीजन है बहुत स्टीप है, करीब राइट। करीब 45 से 60 डिग्री का स्लोप है। कुछ भी होता है तो इमीडिएटली लैंडस्लाइड होने की संभावना है। हम्म। लेसर हिमालय ये बहुत महद अंश वो बहुत ही सेफ है, लेसर हिमालय। हम्म। जो हायर हिमालय का रीजन है वो बहुत ही वल्नरेबल है। तो अगर लेसर हिमालय जो 6000 के आसपास का जो ऊंचाई वाला जो माउंटेन रेंज है, हम्म। वहां रहने की संभावना, वहां अगर रहे तो संभावना हम्म। कम है। ठक्कर साहब, बस एक शॉर्ट आंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अभी भी क्योंकि खतरा टला नहीं है ये कहा जा रहा है, आपको लगता है संभावना है जो कुछ भी हुआ उसके दोहराए जाने की नेपाल में? नेपाल में संभावना तो कई जगह है, एक जगह नहीं है। ठीक। जैसे नेपाल की बात करें, उत्तराखंड में भी इतनी संभावना है। हम्म। हमने पिछले साल हमने धराली का जो घटना देखी, यस। तो कभी करीब करीब धराली की घटना और ये गोटेकोसी की घटना में साम्यता बहुत है। काफी दोनों सिमिलैरिटीज में है। सिमिलर तरीके से ठीक। ग्लेशियर फटी है, और ग्लेशियर फटने के बाद डैमिंग हुआ है और फिर पूरा ठीक। झील फट गया है। तो ठीक है। ये संभावना तो हमारे पास बहुत है, क्योंकि बस क्लाइमेटिक जान चेंजेस माल बहुत। का नुकसान कम हो उसकी क्या तैयारी हो सकती है, और अब चुनौतियां भी बढ़ी हैं साथ साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सही आंकड़ा सामने आना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश ठक्कर सर ज्वाइन करने के लिए, और बहुत डिटेल में आपने तफसील से इसके बारे में जानकारी दी है।